नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल काल की चित्रकला के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज की यह हमारी दूसरी वीडियो है और इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी ईरानी शैली और मुगल शैली के बारे में। तो अब हम आज की वीडियो में जानेंगे बाबर और हुमायूं के समय की चित्रकला यानी कि कला के बारे में, कि उस समय जो कला रही है बाबर और हुमायूं के समय की, उसके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं बाबर और हुमायूं के समय की चित्रकला। बाबर का शासनकाल का समय 1526 से लेकर 1530 यानी कि कुल 4 वर्षों का ही माना जाता है। लेकिन इन 4 वर्षों में भी बाबर एक महान राजा या शासक के तौर में उभरे थे। अगर हम यूं कहें तो हमारे भारतवर्ष में अगर मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी है वो बाबर के द्वारा ही रखी गई है, जैसे कि हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बात की थी। बाबर तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी का वंशज है। इसका जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता तैमूर उमर शेख थे, जो फरगना प्रांत के शासक थे। उनकी माता मंगोल वंश की थी, यानी कि जो उनकी जो माता थी वो मंगोल वंश थी। और इसी कारण से जो है बाबर ने अपने आने वाले वंश का नाम, या जो उनका आगे जो वंश चला उस उन्हीं के नाम पे, यानी कि मंगोल वंश की होने के कारण, अपनी मदर जो है वो मंगोल वंश की होने के कारण इन्होंने अपने वंश का नाम भी मुगल वंश के नाम से विख्यात किया था। बाबर बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने सत्ता अपनी संभाली थी। अगर हम यूँ कहें कि उनके जो पिता थे वो बहुत कम, मतलब वो जल्दी ही उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय जो बाबर थे वो बहुत ही कम उम्र के थे और उसी कम उम्र में इन्होंने अपनी पिता की सत्ता को संभाल लिया था। और जो बाबर थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था और जल्द ही उसने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया था। और फिर धीरे धीरे 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यानी कि अगर हम बात करें तो 1526 ईस्वी में भारत आकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को स्थापित कर दिया था, यानी कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाबर का कला प्रेम, यानी कि बाबर का कला के प्रति जो प्रेम रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बाबर एक कला परखी शासक, एक सिद्ध हस्त कवि तथा एक गद्य लेखक भी था। बाबर ने अपनी एक आत्मचरित पुस्तक लिखी थी जिसका नाम बाबर नामा था और यह एक तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसको तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था कि बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्रित किया गया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र इसका माना जाता है। और शायद इसकी प्रसिद्धि का कारण भी शायद यह चित्र ही रहा है कि जिसके कारण यह बाबरनामा जो है बहुत ही फेमस हुआ था, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। बाबर के जो एक चित्रकार थे जिसका नाम था विहजाद, और उस विहजाद जो एक ईरानी शैली का था ये, और इस ईरानी शैली के चित्रकार विहजाद के बारे में इन्होंने लिखा था कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से चित्रित नहीं करता था। मतलब कि ये कि वह एक बहुत ही मतलब अच्छा कलाकार था, परंतु वह मतलब मूछ रहित और दाढ़ी रहित जो आदमी की जो पेंटिंग थी वो अच्छे से नहीं कर पाता था। विहजाद को पूर्व का राफेल के नाम से भी जाना जाता था और बाबर ने समरकंद की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ऐसा माना जाता है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद बाबर के पोते यानी कि अकबर ने अपने शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना से करवाया था। जब बाबर भारत आए थे, यानी कि 1526 ईस्वी में जब बाबर पहली बार भारत आए थे, तो वे अपने साथ एक वहाँ के यानी कि ईरान के राजाओं का इतिहास की एक जो पुस्तक थी, एक पुस्तक अपने साथ लेके आए थे और जिसका नाम शाहनामा था। और उस पुस्तक में वहाँ यानी कि ईरानी राजाओं का इतिहास था। तो और उस पुस्तक को जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। और वर्तमान में अब यह शाहनामा की जो पुस्तक है ये वर्तमान में लंदन एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय की संपत्ति मानी जाती है। यानी कि वह अब कहाँ पे है, तो वह है लंदन एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय में रखी गई है।
आइए अब हम बात कर लेते हैं हुमायूं के बारे में। और हुमायूं का जो शासनकाल का समय है वो 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका जन्म सन 1508 ईस्वी में हुआ था। उसके 3 छोटे भाई थे जिनका नाम कमरान, अस्करी और हिंदाल था। हुमायूं का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उसने 23 वर्ष की उम्र में सत्ता संभाल ली थी और वह निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। अगर हम यूं कहें तो कि उसका पूरा का पूरा जीवन जो है वो संघर्ष में ही बीता था। जब शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिया था तो वह लाहौर होता हुआ अमरकोट यानी कि सिंध के राणा जो थे वहाँ उनकी शरण में पहुँचा था। और ऐसा माना जाता है कि जब वह वहाँ राणा की शरण में पहुँचा था तो वहीं पे अकबर का जन्म हुआ था और ये शायद लगभग 1542 ईस्वी की बात है। हुमायूं ने अपने खोए हुए साम्राज्य को लगातार पाने के लिए बहुत संघर्ष किया और अंत में 1545 ईस्वी में गांधार और काबुल पर अपना अधिकार उसने जमा लिया। और शायद ये जो अधिकार है उसके लिए उसकी मदद की एक सेनापति थे जो कि बहुत ही वफादार और ईमानदार था। उसका नाम था बैरम खां और बैरम खान की सहायता से ही उसने बहुत ही जल्द दिल्ली पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। हुमायूं जब ईरान के राजा शाह तहमास के पास संघर्ष करते हुए पहुंचा था तो वहां उसका बहुत सम्मान किया गया। यानी कि शाह तहमास जो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने उनके सम्मान के लिए एक सेना की टुकड़ी उनको दी कि ताकि वो अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त कर सके। और इसी दरबार में यानी कि शाह तहमास के दरबार में ही इनकी मुलाकात 2 ईरानी शैली के चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी से हुई थी। तब वे दोनों चित्रकार से हुई थी जो कि ईरानी शैली के थे। उस समय उन चित्रकारों को हुमायूं ने अपने साथ चलने के लिए कहा था, परंतु वो उस समय उनके साथ नहीं आए थे। लेकिन बाद में जब हुमायूं ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था तो उसके बाद वो उनके पास यानी कि दिल्ली हुमायूं के पास आए थे जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया था। उनके दरबार के जो ये चित्रकार थे ये बहुत ही अच्छे चित्रकार थे, मतलब ये बहुत अच्छी कलाकृति किया करते थे। तो अब्दुल समद जो शिराजी थे वो पशु चित्रण के लिए बहुत ही फेमस थे, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इसके अलावा जो मीर सैयद अली थे इनका ग्रामीण चित्रण के लिए इन्हें प्रसिद्धि इनकी थी, मतलब ये कि ये ग्रामीण चित्रण करने में बहुत ही निपुण थे। आइए अब हम बात करते हैं हुमायूं का कला प्रेम, यानी कि हुमायूं का कला के प्रति कितना प्रेम रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं का चित्रकला के प्रति विशेष रुझान था। कई विद्वानों का कहना है कि हुमायूं जब अपनी यात्राओं के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखा करता था और जब यात्राओं के दौरान कहीं विश्राम किया करता था तो उन सचित्र पोथियों को या सचित्र पुस्तकों को निहारता रहता था। और वैसे ही युद्ध के दौरान भी वह अपने साथ एक दरबारी चित्रकार को ले जाया करता था और युद्ध में विराम होने के कारण वो उस समय जो है उनसे चित्रण करवाया करता था। कहा जाता है कि एक दिन हुमायूं अहिरान जा रहा था और साथ में उसका दरबारी चित्रकार भी था और यात्रा के समय जब उन्होंने रास्ते में विश्राम के लिए कहीं डेरा डाला तो वह डेरे में बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पे इनके डेरे के अंदर हुमायूं के सामने एक कहीं से कबूतर आ गया और जब कबूतर को हुमायूं ने देखा तो उसको देखकर उसने चित्रकार को बुलाया और उस कबूतर के पंखों को काट दिया और उस पंखों से यानी कि अपना चित्र बनवा लिया, यानी कि एक पोर्ट्रेट यानी कि आत्मचित्रण जिसको हम बोलते हैं वो उस चित्रकार से उसने बनवा लिया उन पंखों की सहायता से जो कि कबूतर के पंख थे और बाद में उस कबूतर को छोड़ लिया। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हुमायूं था उसका कला के प्रति यानी कि कितना रुझान रहा होगा। मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को, जो कि दोनों ईरानी शैली के चित्रकार थे और उनके दरबारी चित्रकार के तौर पे भी उन्होंने अपने दरबार में उनको रखा गया था। और
ऐसा माना जाता है कि इन दोनों चित्रकारों ने हुमायूं के पुत्र अकबर को भी कला की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी। हुमायूं के संरक्षण में उन्होंने दास्ता ए अमीर हज़ा, या जिसको हम दास्ता ए मीर हज़ा के नाम से भी बोल सकते हैं, हजनामा का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने मीर सैयद अली को, नादिर उल असर तथा अब्दुस सहमद को श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। जो ये अब्दुल सहमद जो है, इनका पूरा नाम मतलब जो शिराजी है ये इनका नाम नहीं, इनका नाम ख्वाजा अब्दुल समद ही है। शिराजी जो है वो इनकी उपाधि थी। शिराजी मतलब इनका उपनाम था, इनको उपाधि प्राप्त की गई थी। और वैसे ही जो मीर सैयद अली थे, इनको जुदाई के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि इनका उपनाम या हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो भी कलाकृति रही है वो जुदाई के नाम से उस पर हस्ताक्षर किया करते थे, मतलब उसमें अपना नाम जुदाई लिखा करते थे। तो मीर सैयद अली को जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को शिराजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतना जो लंबा नाम होता है तो इसीलिए इसको ख्वाजा अब्दुल समद को शिराजी भी यानी कि शिराजी भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं हम। हुमायूं ने दास्तान ए मीर हज़ा या दास्तान ए अमीर हज़ा के नाम से भी जिसको हम बोल सकते हैं, तथा मासिक उल उमरा, नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही तथा हमजानामा आदि जैसे ग्रंथों का निर्माण हुमायूं ने अपने संरक्षण काल में करवाया था। इसके अतिरिक्त जो ये नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक जो ग्रंथ है, इसको मीर सैयद अली यानी कि जिसको जुदाई और विहजात के द्वारा इसको चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो ये हमजानामा जो ये चित्रावली है, इससे मुगल काल का उद्गम माना जाता है, यानी कि हमजानामा से मुगल कला का उद्गम हुआ है। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है और उसमें 4 बाग शैली का उपयोग किया गया, वही 4 बाग शैली जो कि ताजमहल जो कि शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल था, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है, 7 अजूबों में से एक है। उसमें जिस 4 बाग शैली का उपयोग किया गया वही हुमायूं के मकबरे में उपयोग किया गया। और ऐसा माना जाता है कि इस 4 बाग शैली का सबसे पहले जो है हुमायूं के मकबरे में प्रयोग किया गया था। और हुमायूं का मकबरा जिसे उसकी बीवी हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, कई पुस्तकों में हमें ये देखने को मिलता है कि हुमायूं का जो मकबरा है उसका निर्माण उसके बेटे अकबर द्वारा जो है वो किया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस समय हमीदा बेगम ने उसका यानी कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था, उस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था, तो इसीलिए कहीं कहीं अकबर देखने को मिलता है और कहीं पे जो है हमीदा बेगम। तो वैसे देखा जाए तो हमीदा बेगम के संरक्षण में ही अकबर के शासनकाल में जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था, और जिसमें 4 बाग शैली का उपयोग किया गया है। और हुमायूं की मृत्यु की बात अगर हम करते हैं तो हुमायूं ने जो अपने 2 ईरानी शैली के जो चित्रकार थे, उनकी चित्रकारी के लिए जो उन्होंने एक दिल्ली के पास पुरानी किले के पास उन्होंने एक आर्ट गैलरी का निर्माण जो है करवाया था, और या फिर हम इसको आर्ट पुस्तकालय भी बोल सकते हैं। तो यहीं पे जो है हुमायूं अपने कुछ समय मतलब जो है विश्राम के समय वहाँ आ जाया करता था, और आर्ट से संबंधित या कला से संबंधित जितनी भी पुस्तकें थी, सचित्र पुस्तकें थी, उनको निहारता रहता था। और इसी आर्ट गैलरी में या आर्ट पुस्तकालय लाइब्रेरी में जो है सीढ़ियों से इनके पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को बनाने के लिए, और कोशिश की है कि आपको बहुत इजी से इजी वे में आपको समझा सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा ये चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।